हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में जो टॉपिक लेके आया हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोगों का आर्टिकलशिप चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 29 मई 2020 को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न के जो फॉर्म्स थे वो सबको नोटिफाई कर दिया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो इसके अंदर में लगभग सारी बातें जो है वो सेम ही है, लेकिन 6 मेजर चेंजेस आए हैं जिस चीज को हमको जान लेना बड़ा जरूरी है। एंड स्पेशली अगर आपका आर्टिकलशिप चल रहा है तो डेफिनेटली आपको आर्टिकलशिप के लिए ये चीज जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको आगे चल के ये रिटर्न को फाइल करना है, ये रिटर्न को फिल करना है। तो इसको मैं आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसा मान के चलता हूं, और भी बाकी सारे लोगों के जानकारी के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न के पहले कुल 8 फॉर्म हुआ करते थे, जैसा कि ITR 1 दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न 1, ऐसे करके ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, ये 7 इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म हुआ करते थे। प्लस इन एडिशन टू दिस ITR V दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म, जब आप इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर देते हैं और उसके बाद में जो फॉर्म जनरेट होता है दैट इज ITR V। तो कुल 8 फॉर्म पहले से है इनकम टैक्स रिटर्न के। इसके अंदर में जो मेजर चेंजेस आए हैं उसको मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स रिटर्न 1 दैट इज ITR 1 एंड ITR 4, यानी कि सहज एंड सुगम, ये दो जो फॉर्म थे इस फॉर्म के अंदर में ज्यादा चेंज आए। कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जितना चेंज है हमको ये चीज की जानकारी रख लेनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ITR 1 वैसे एप्लीकेबल किसके ऊपर में होता है और ITR 4 जो है वो एप्लीकेबल किसके ऊपर में होता है। दोस्तों, ITR 1 जो है वो मेरा सहज फॉर्म होता है। सहज फॉर्म जो है वो मेरा इंडिविजुअल के ऊपर में एप्लीकेबल होता है, जो कि एक रेसिडेंट होता है इंडिया का, और अगर उसका जो टोटल इनकम है 50 लाख के अंदर है और उसका इनकम जो है या तो सैलरी है या तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है या कोई अदर सोर्स इनकम, जैसे कि उसने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है और इंटरेस्ट वहां से पा रहा है, तो ये सारी चीजें। और इसके अलावा अगर उसका एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपए के अंदर में है, तो ये वो असेसी है जिनको ITR 1 जो है फाइल करना पड़ता था। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, मैं ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब बताऊंगा कि ये रिटर्न किसको फाइल करना है किसको नहीं करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिटर्न वैसे किसके ऊपर में एप्लीकेबल होता है। ITR 4 के बारे में बताऊं तो ITR 4 जो है उसका दूसरा नाम हमारा सुगम है। ये फॉर्म जो है हमारा इंडिविजुअल, HUF एज वेल एज फर्म के ऊपर में, फर्म व्हेन आई से एक्सेप्ट LLP, इसके ऊपर में एप्लीकेबल होता है, जिसका टर्नओवर 50 लाख के अंदर अंदर है। और इंडिविजुअल जो है कोई भी रेसिडेंट होना चाहिए यहां पे। और इसके अलावा जो है मैं बताऊं, ये जो इनकम डिराइव हुआ है ये आपका 44AD, 44ADA, 44A बेसिकली प्रिजम्पशन वगैरह का जो इनकम रहता है इसके ऊपर में बिजनेस इनकम हम लोग लगाते हैं ITR 4 उसके लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर में जो चेंज है मैं वो आपको बताऊं। सबसे पहला जो हाउस ओनरशिप को लेके, कि कोई भी टैक्स पेयर है अगर वो जॉइंट ओनर है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का, जॉइंट ओनर से मेरा मतलब है कि एक ही प्रॉपर्टी है और उसके 2 ओनर हैं, तो जब जॉइंट ओनर है तो वो अब ITR 1 या ITR 4 ये फाइल नहीं कर सकता। तो जॉइंट ओनर होना चाहिए उसके लिए कोई भी एक हाउस प्रॉपर्टी का, तो दे कैन नॉट फाइल ITR 1 एंड ITR 4। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट जो आ जाता हूं, मेरा पासपोर्ट के ऊपर में एक नोटिफिकेशन आया जो चेंज हुआ है। अगर कोई भी बंदा पासपोर्ट होल्ड करता है एंड ITR 1, ITR 4 वो फाइल करता है, तो उसके ऊपर में ये कंपलसरी है कि वो अपना पासपोर्ट नंबर जो है वहां पे रिटर्न में करेगा। वन नीड्स टू डिस्क्लोज द पासपोर्ट नंबर। और बाकी सारे रिटर्न के लिए, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दिस ITR 1 एंड ITR 4, कोई रिटर्न के लिए अभी तक का नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है। होपफुली मे बी अगले नोटिफिकेशन में वो लोग वहां पे भी कंपलसरी कर दे। अच्छा, कैश डिपॉजिट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपलसरीली डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपका कैश डिपॉजिट किसी बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर में, इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसमें? ITR 4 के अंदर में डिक्लेयर करना पड़ेगा।
और कोई भी असेसी ने अगर फॉरेन का ट्रैवल किया है और उस ट्रैवल में उसने 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है खर्च किया है, तो उसको उसका पूरा खर्चे का हिसाब जो है अपने रिटर्न में बताना पड़ेगा कि कितना उसने एक्चुअल में स्पेंड किया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर मैं भी बता दूं दोस्तों कि अगर किसी भी असेसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा आता है, तो उसको कितना एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसको जो है बताना पड़ेगा अपने रिटर्न में। और सबसे लास्ट में इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, जैसे कि ड्यू टू दिस कोविड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, मार्च में लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, जिसका 80C के अंदर में डिडक्शन लेने वाले थे, जो चैप्टर 6A में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेट सपोज, तो गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के जो है जून 30 2020 तक का डेट जो है कर दिया था, फ्रॉम 31 मार्च। तो अप्रैल 1 2020 से जून 30 2020 तक ये एक्सटेंशन पीरियड अलाउ किया था। तो गवर्नमेंट अब बाइफरकेशन उसके लिए जो है अपने रिटर्न में इंकॉर्पोरेट किया है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका कितना क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और उसके अंदर में कितना अमाउंट आपने अप्रैल 1 2020 से लेके 30 जून 2020 इसके अंदर में किया है, और इसका आप जो डिडक्शन है वो क्लेम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो कुल ये 6 पॉइंट है जिसके ऊपर में मैं चाहता था कि आपकी जानकारी होनी चाहिए, मैं बात करूं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, एंड डेफिनेटली अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त लोगों के साथ में इस चीज को शेयर कर दे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।